समाज से जुड़ते हैं हम भाषा से, और भाषा बनती है शब्दों से। शब्द होते हैं सार्थक भी और निरर्थक भी। अगर शब्द न होते तो हम व्यक्त कैसे होते? शब्द जब सार्थक बन जाते हैं तब संवाद बन जाते हैं। आज हम मिल रहे हैं एक ऐसे ही संवादक से, लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यिक से, डॉक्टर सुलभा कोरे जी से। मैडम, आज की बातचीत में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद रतन जी। आपका परिचय मैं आपके ही कविता संग्रह तासीर, जिसे 2017 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा सम्मानित किया, इस कविता संग्रह की औरत कविता की पंक्ति से आज मैं हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को अवगत कराना चाहता हूं। जरूरत के हर सांचे के अनुरूप उसे हरदम ढाला गया, जरूरत के हर सांचे के अनुरूप उसे हरदम ढाला गया। जब जरूरत पड़ी कमर में खोसा गया, जब जरूरत नहीं थी खूंटे पर टांगा गया। वह आसमान में उड़ती थी, वह आसमान में उड़ती थी, उसे जमीन पर उतारा गया। सबसे पहले आपके उन दिनों के बारे में जानना चाहता हूं जो आपके रचने बसने का समय था। कैसे याद करते हैं उन दिनों को? वैसे देखा जाए तो वो समय रचने बसने का नहीं था, वो अस्तित्व को साबित करने के दिन थे। खुद के साथ संघर्ष चल रहा था। बचपन बहुत संघर्ष में गुजरा है, क्योंकि पापा की मौत बहुत जल्दी हो गई थी। हम 2 बहनें थे और मम्मी, बस इतना ही था। हालात बहुत ही खराब थे, क्योंकि वो तो होते ही है। वैसे हम जो बात करते हैं तब मालूम पड़ता है कि हम बहुत निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, बहुत बुरी स्थितियों से गुजर के आते हैं। वही स्थिति थी हमारी, और पता नहीं, मेरे ख्याल से उस संघर्ष ने ही इस रचने बसने को जन्म दिया। आपको प्रेरित किया? मुझे प्रेरित किया, मुझे उकसाया, आप कह सकते हो उकसाया। जब जीना ही है तो क्यों न इस तरह से जिया जाए जी। क्यों इस तरह से रोते झिझकते हुए जिया जाए? कुछ तो अपने में सकारात्मकता होनी चाहिए। जिंदगी जीने के लिए कुछ सहारा होना चाहिए, और वो सहारा मेरे लेखन ने मुझे दिया। कह सकते हैं कि आपकी प्रेरणा बन गई। बिल्कुल बिल्कुल, वो संघर्ष मेरे वो हालात मेरी प्रेरणा बन गई। आपके जो संघर्षमय दिन थे वही आपकी प्रेरणा। बिल्कुल बिल्कुल। आपका पहला कविता संग्रह मराठी में आया। आप मराठी भी जानते हैं और आप हिंदी भी जानते हैं। बिल्कुल। आप दोनों भाषाओं में लिखते हैं, तो दोनों भाषाओं में लिखते समय आप किन बातों को ध्यान देते हैं और कैसे अभिव्यक्त होते हैं आप भाषा में? नहीं, इस बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि मराठी से शुरुआत हुई। मराठी से शुरुआत हुई। पहली कविता मैंने जब 9वीं कक्षा में थी, मैं तब मैंने लिखी थी, और लगता है हिंदी से मेरा कोई दूर दूर से संबंध नहीं था। मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि न तो मैंने स्कूल में हिंदी ली थी, न कॉलेज में हिंदी पढ़ी थी। स्कूल में संस्कृत लेकर मैं पढ़ रही थी, और कॉलेज में पूरा अंग्रेजी माध्यम था मेरा। लेकिन जब नौकरी मिली, नौकरी से भी पहले मैं कहना चाहूंगी, जब जनसत्ता में मैंने लिखना शुरू किया, पहला लेख जब मैंने जनसत्ता में लिखा, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो मात्राओं की गलतियां है, क्योंकि हिंदी और मराठी का अपना अलग अलग संसार है, और वहाँ मात्राएं बड़ी अलग तरीके से चलती है। तो ये जो मात्राओं का संसार था वो मुझे बड़ा परेशान करता था। तो मैंने सोचा, भाई अभी इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो मैंने फिर सोचा कि मैं हिंदी पढ़ लूं। हिंदी पढ़ना उतना आसान नहीं था, क्योंकि हमारा अंग्रेजी माध्यम से पूरा पढ़ाई लिखाई हुई थी। मैं अर्थशास्त्र और सांख्यिकी में मैंने स्नातक किया था, और जब मैं स्नातकोत्तर पढ़ाई करने के लिए गई तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं जी, आपको प्रवेश ही नहीं मिल सकता एमए के लिए जी। बोले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तो उसके लिए ये 7-8 किताबें हैं, आपको पढ़नी पड़ेगी जी। हमने बोला अभी क्या करना है, मरता क्या ना करता, भाई हमें जाना ही था उस फील्ड में। तो हमने कहा कि ठीक है। हमने वो 6-7 किताबें ले ली, घर आ गए, पढ़ना शुरू किया, और एंट्रेंस एग्जाम भी दे दी, पास भी हो गए उसमें अच्छी तरह से, और फिर एमए के लिए एडमिशन भी मिल गया। तो ये हिंदी की यात्रा शुरू हो गई वहां से। आपने सृजना की शुरुआत मराठी भाषा से की, और मराठी भाषा में आपका पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ।
और आपने हिंदी में भी बहुत साहित्य की सृजना की। हिंदी और मराठी में लिखते समय आपके अनुभव क्या रहे, हम जानना चाहते हैं। वैसे मराठी में लिखना शुरू हुआ मैं मानती हूँ, और मराठी में काफ़ी लिखना हुआ। बहुत छोटी थी तब से लिखना हुआ। मराठी के समाचार पत्रों में जैसे कि सकाळ है, महाराष्ट्र टाइम्स है, लोकसत्ता है, इनमें लिखना हुआ जी। लेकिन कविता संकलन पहला महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल की ओर से प्रकाशित हुआ, जो मराठी में था, और उसका शीर्षक था स्पर्शिका। स्पर्शिका में ऐसी कुछ कविताएं थी जो मेरे अपने अनुभवों से होकर गुजरी थी, मन को स्पर्श कर रही, बिल्कुल स्पर्श करने वाली थी, दिल को स्पर्श करने वाली थी। और उन्हीं को लेकर फिर जो शुरुआत हुई, फिर वो चलती गई जी। शब्दों का सिलसिला जारी हुआ, बिल्कुल शब्दों का सिलसिला जारी रहा, आज तक जारी है और बदस्तूर जारी रहेगा। बिल्कुल जारी रहेगा, बदस्तूर जारी रहेगा। मराठी के साथ साथ आपने हिंदी में भी और कविताओं के अलावा अपने साहित्यिक अन्य विधाओं में भी सृजनात्मकता की है। अन्य विधाओं में जो आपका जो रचना संसार है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। देखिए, अन्य विधाओं में तो बात की बात हो गई, बट पहले शुरुआत तो कविताओं से हुई। कविता स्पर्शिका के बाद फिर दूसरा काव्य संकलन आया हिंदी में, एक नया आकाश, जो दिल्ली से प्रज्ञा प्रकाशन ने प्रकाशित किया था। फिर उसके बाद जो मैंने काफी कुछ स्तंभ लेखन भी किया, मराठी में भी किया, हिंदी में भी किया। मेरे ख्याल से जनसत्ता में जो मेरा स्तंभ लेखन चल रहा था वो 4.5 साल तक चला, एक ही विषय को समर्पित था ये, और वो बहुत चर्चित हुआ, बहुत चर्चित हुआ। इतने पत्र मिले, इतने लोगों ने उसको सराहा कि पूछिए मत। और इसका श्रेय मैं सबरंग को ही देना चाहूंगी। जनसत्ता का जो परिशिष्ट था, वहाँ धीरेन्द्र अस्थाना जी थे, जनसत्ता में राहुल देव जी थे, इन सब लोगों ने प्रोत्साहित किया एक मराठी भाषी लेखिका को हिंदी में लिखने के लिए। और आपको केंद्रीय हिंदी निदेशालय का हिंदीतर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ आपके कविता संग्रह तासीर को मिला। ये 2017 की बात है। हालांकि उस वक्त ऐसे हुआ था कि मैं इन सब चीजों में कभी पड़ी नहीं कि मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए या मुझे कुछ अवार्ड मिलने चाहिए। लेकिन ये बात भी मैं मानती हूँ कि जब पुरस्कार मिलता है तब आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपके काम को, आपके लेखन को लोगों ने ले लिया है, देख लिया है, उसको सराहा है। तो मेरे ख्याल से पुरस्कारों का यही एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है कि वे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, कुछ और नया लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सुलभा जी, मैं एक बात आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आपकी हिंदी कविता, आपकी मराठी कविता महानगर की महागाथा है। इन कविताओं का एक अपना प्रदेश है, एक अपना स्थान है। कविताओं के अलावा आपने अन्य साहित्यिक विधाओं के बारे में भी लिखा है, यात्रा वर्णन के बारे में आपने लिखा है। आप कुशल संपादक हैं और आपने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं और अनुसंधानात्मक भी ग्रंथ आपने लिखे हैं। इन विधाओं के बारे में हम जानना चाहते हैं। देखिए, कविता तो पहले है, उसके बाद काफी कहानियां मैंने लिखी हैं जो मराठी में लिखी है। संशोधन या फिर आप जिसको अनुसंधान कहते हैं, रिसर्च, हाँ रिसर्च, वो तो पीएचडी के समय भी हमने किया था। बाद में जब मुझे टैगोर फेलोशिप मिली सांस्कृतिक मंत्रालय की, तब भी हमने वो काम किया था। और वो उसके बाद जो अभी जो मेरी किताब आ गई है, जो यात्रा संस्मरण है, अंतिम क्षितिज का प्रदेश, जिसे वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। वाणी के बारे में तो आप जानते हैं, सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। तो ये जो वाणी प्रकाशन ने जो अंतिम क्षितिज का प्रदेश प्रकाशित की है, उसके बारे में लोगों के जो मुझे मिल रहे हैं, लोगों के द्वारा जो मुझे उसकी जो प्रतिक्रिया मिल रही हैं, वो इतनी बेहतरीन है कि पूछिए मत। लोग कह रहे हैं कि जैसा हमें लग रहा है कि आप हमें उंगली पकड़कर हर प्रदेश में घुमा रही हैं, हर हिस्से में, सिक्किम के हर हिस्से में हमें घुमा रही है। और मेरे ख्याल से वही इस यात्रा संस्मरण की सफलता है, कामयाबी है। मेरी एक प्रतिक्रिया है आपकी इस यात्रा संस्मरण के बारे में कि आपने इसमें केवल यात्रा नहीं की है, बल्कि वहाँ के लोक जीवन और लोक संस्कृति का, वहाँ की भाषा का काफी अध्ययन किया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। संस्कृति और सिक्किम,
इसका एक अपना अलग संबंध है। सिक्किम के जो लोग हैं बहुत ही सीधी सादी जिंदगी यापन करते हैं, जीवन यापन करते हैं और बहुत ही विनम्र है, शालीन है और जो भी उनके यहाँ आते हैं उनका स्वागत करते हैं। कभी भी आप देखिए, आप उनको ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं देखेंगे। वहाँ की जो आबो हवा है, वहाँ का जो परिवेश है वो भी बहुत बेहतरीन है और उसके साथ ही वहाँ जो हमारी सेना की गतिविधियाँ चलती है वो भी बहुत अलग है। उनको देखते हुए हमें लगता है कि वो वहाँ मौजूद है, इसलिए हम यहाँ सुरक्षित है। मेरे ख्याल से ये यात्रा वर्णन तो है ही, बट ये सिक्किम की लोक जीवन की एक छवि है। क्या कहेंगे आप उसको, एक छवि भी है और एक अच्छा चित्र भी है। आप सफल सर्जक है कि आपने वहाँ के लोक जीवन को और वहाँ की संस्कृति को शब्दों में लिपिबद्ध किया है। बिल्कुल सर। और यही एक आपकी सफलता है, ऐसे मुझे लगता है। आपकी कविताओं में, आपकी हिंदी कविताएं, आपकी मराठी कविताएं, इनका अपना एक स्थान है, इनकी अपनी एक जमीन है और इनका अपना एक हृदय प्रदेश है। कविताओं के अलावा आपने अन्य साहित्यिक विधाओं में भी लेखन कार्य किया है, आपने अनुसंधान किया है, आपने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं। हालांकि हम आलोचना का भी एक साहित्यिक विधा मान रहे हैं और आपने कहानियाँ लिखी है। तो जब आप यात्रा वर्णन, विशेष रूप से आपके यात्रा वर्णन की अगर मैं बात करूं, तो आपके यात्रा वर्णन कुछ अलग ही मोड़ पे ले जाते हैं। आपके यात्रा वर्णन में वहाँ केवल एक यात्रा का ही वर्णन नहीं होता है, जबकि उसमें वहाँ की लोक संस्कृति, वहाँ का लोक जीवन, वहाँ की लोक भाषा, इसका परिवेश आपके शब्दों में आ जाता है और ये जो परिवेश है आपका, ये आंखों के सामने आ जाता है, एक दृश्यात्मकता हमारे सामने आती है। कैसे अनुभव है आपके और आप सफल सर्जक होने का प्रमाण है ये, हम आपके ही बारे में जानना चाहते हैं। रतन जी, जब सिक्किम की यात्रा पे मैं पहली बार गई थी जी, तो मुझे लगा था कि ये कुछ अलग प्रदेश है। इस प्रदेश की भाव भंगिमाएं अलग है, इस प्रदेश के लोग अलग हैं और यहाँ का जनजीवन भी बहुत अलग है। सिक्किम में ऐसा है कि आप मीलों चलते जाइए, मीलों ड्राइव करते जाइए, एक परिंदा भी आपको दिखाई नहीं देता। कभी कभी ऐसी स्थितियां आती है कि एक पेड़ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ पत्थर, पानी, पहाड़ और मिट्टी, इसके अलावा कुछ नहीं होता वहां। लेकिन बावजूद इसके उस परिवेश की अपनी एक गरिमा है, उस परिवेश की अपनी एक खासियत है और वहां के लोक जीवन में ये दृष्टिगोचर हो जाती है। जब हम वहां गए थे तो हमें इन सब चीजों ने तो सम्मोहित किया ही, लेकिन उसके अलावा वहां की प्राकृतिक सुंदरता, वहां के लोक जीवन, वहां के जीवन संघर्ष की कहानियां, क्योंकि पूरा पहाड़ी प्रदेश है, लोग जब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाते हैं तो इतनी कठिनाइयों का सामना करके जाते हैं कि पूछिए मत। और उसके साथ जो समृद्ध संस्कृति है वहां की, जो बिल्कुल नेपाली, हिंदुस्तानी और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बुद्ध को लेकर चलती है, तो उन सब ने मुझे इतना सम्मोहित किया कि मैंने सोचा कि इस प्रदेश पर कुछ तो लिखना चाहिए। तो जब मैंने दूसरी यात्रा उसके लिए विशेष रूप से की, सिक्किम की, और वहां की जो यात्रा की, तब मैंने जाना कि ये लोग कितने संघर्ष का सामना करते हैं। आपको वहां की मिट्टी ने मोहित किया? बिल्कुल, मिट्टी ने, वहां के पहाड़ों ने, समुद्र तो है नहीं वहां, लेकिन वहां की नदियां, पानी और वहां की जो आबो हवा है, जो ठंड लहरें चलती है, ठंड की लहरें, तो ऐसा लगता है कि आप यहाँ ही आप बिल्कुल बर्फ बन जाएंगे। लेकिन जब हवाएं चलती है तो लगता है कि आप उसके साथ उड़ भी जा सकते हैं। और उसके साथ हमारी सेना वहां डटी रही है। आप यकीन नहीं करोगे कि वहाँ सेना का इतना, क्योंकि 3-4 नेपाल भी वहाँ जुड़ा हुआ है, चाइना का भी है, तो इसके साथ जो वहाँ के जो सेना की मौजूदगी है वो इतनी मजबूत, पुख्ता है कि पूछिए मत। और इसलिए मैं कहती हूँ कि वो वहाँ है, इसलिए हम यहाँ हैं, सुरक्षित है। बहुत ही कठोर उनका जीवन है वहाँ सेना का। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके समर्पण की वजह से बिल्कुल बिल्कुल वो वहाँ है, इसलिए हम यहाँ सुरक्षित है। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि हमारा भी कोई अस्तित्व होता इस मामले में। मुझे लगता है कि सिक्किम के लोक संस्कृति के रंग आपके शब्दों में निखर गए।
हाँ ये तो हम बातचीत करते हैं आपके अनुसंधान पर। आपने एक बहुत ही बेहतरीन अनुसंधान, जिसे वाकई में अनुसंधान कहा जा सकता है, जब हम यूनिवर्सिटी में, पुणे यूनिवर्सिटी में अनुसंधान कर रहे थे, तब हम किताबों के बारे में अनुसंधान कर रहे थे, लेकिन जीवन के बारे में अनुसंधान करना बहुत ज़रूरी था। किताबों में लिखा हुआ शब्द अनुसंधान नहीं होता है, जीवन को देखना एक अनुसंधान है। आपने एक ऐसा अनुसंधान किया, भारतीय समाज, हिंदी सिनेमा और स्त्री, इस विषय पर। बिल्कुल। और आपके पहले इस विषय को किसी ने छुआ नहीं था। बिल्कुल। अगर मैं हिंदी साहित्य की भी बात करूं तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी ने पहली विद्रोही नायिका आपने उपन्यास में चरितार्थ की। क्या प्रेरणा रही आपकी और यही विषय को आपने चुनना चाहिए, आपके मन में कैसे आया, हम जानना चाहते हैं हमारे सभी श्रोताओं के साथ। रतन जी, वैसे तो पीएचडी मुझे करनी ही नहीं थी, मैं सच बताऊं आपको, क्योंकि एमए कर लिया था, मैंने बोला काफी हो गया, बहुत पढ़ लिए, अभी क्या करना है। जीवन का अनुसंधान ही किया था तो हाँ, उसके साथ ये भी चल रहा था। लेकिन जब हमारे एक दोस्त थे जो इंडियन ओवरसीज बैंक में काम करते थे, उन्होंने, श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा कि नहीं सुलभा जी, आपको पीएचडी करनी है। हमने बोला भाई नहीं, अभी क्या पढ़ना है, बस हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अभी क्या पढ़ेंगे। नहीं, बोले आपको अनुसंधान करना है और आपको पीएचडी करनी है। तो हमने बोला वो तो साहित्यिक गतिविधियों पे बहुत सारी पीएचडीज होती रहती हैं, प्रेमचंद पे होती है, निराला पे होती है, अज्ञेय पे होती है। हमने बोला हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें थोड़ा सा अलग सोचना है। तो बोले अलग क्या सोचेंगे आप? तो हमने कहा हमें स्त्री से संबंधित कुछ करना है, क्योंकि मेरा ये स्तंभ लेखन का जो काम था वो काफी लंबा चल रहा था। तो मैंने बोला मुझे स्त्री से संबंधित और हिंदी सिनेमा से संबंधित, क्योंकि हिंदी सिनेमा हिंदी को आगे बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है, लेकिन उसके बारे में लोगों में अभी भी ये है कि फिल्म है ना भाई, फिल्म क्या होता है। तो इस तरह से एक भावना थी और मैं चाहती थी कि इस बारे में कुछ हुआ जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन समस्या ऐसी हुई कि मुझे कोई गाइड नहीं मिल रहा था, क्योंकि इस विषय पे कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं था, कोई गाइड करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इस तरह का काम पहले हुआ नहीं था। बिल्कुल। तो मुझे संदर्भ सामग्री भी मिलने में बहुत कठिनाइयां आ रही थी, किताबें नहीं थी इस विषय पर, और कोई ऐसी बातचीत करने वाला भी कोई शख्स नहीं था कि जिनके ऊपर मैं इस बारे में बात करूं। लेकिन डॉक्टर माधुरी छेड़ा, जो मुझे जानती थी, उन्होंने कहा मैं आपकी शिक्षक बनने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके गाइड बनने के लिए तैयार हूँ, आप जिस विषय में भी सोच रही हैं उस विषय पे आप अनुसंधान शुरू कीजिए। और हमने ये विषय तय कर लिया कि भारतीय समाज और हिंदी समाज में, या हिंदी सिनेमा में, सॉरी, भारतीय स्त्री। बहुत वैसे तो आसान लगा मुझे, शुरू में बहुत आसान लगा ये विषय, क्योंकि हिंदी सिनेमा तो हम सब लोग देखते हैं, लेकिन जब इस विषय पे मैं कुछ अनुसंधान करने लगी या हमने जब खंगालना शुरू किया तो मालूम हुआ इस संदर्भ में कोई भी सामग्री कहीं भी तैयार नहीं है। फिर तो हमारी जो जद्दोजहद शुरू हो गई, वो मुंबई से पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट तक, वहां से यहाँ, और पुणे की जो लाइब्रेरी है वहाँ श्रीमती जोशी जी काम करती थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप कभी भी आइए, आपको मैं हर चीज उपलब्ध करा दूंगी। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सुबह यहाँ से निकलती थी, पुणे जाती थी, पूरे लाइब्रेरी में बैठती थी, जो भी फिल्म देखनी है वो देखती थी और फिर शाम को लौट आती थी। आपने काफी इसमें फील्ड वर्क किया है। बहुत फील्ड वर्क किया, और कई फिल्मों का आपने जिक्र किया है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ प्रमुख फिल्मों के बारे में? नहीं, फिल्मों से अलावा ना, ये इसका जो कैनवास है वो बहुत लंबा है, बहुत पुराना है। जब हम पाषाण युग की बात करते हैं, वहां से मैंने स्त्री की यात्रा को इसमें समेटने की शुरुआत की, और 2010 तक की जो फिल्मी यात्रा है वहां तक मैं उसे लाकर छोड़ी हूँ। उसमें फिर फाल्के जी की हरिश्चंद्र से शुरुआत होके बाद की मृत्युदंड, राजनीति, काफी सारी फिल्में आई हैं जिसमें स्त्रियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। स्त्रियां यानी नायिका प्रधान फिल्मों की बात हम करेंगे। इसमें हमने काफी स्त्री निर्देशिकाओं का भी जिक्र किया है, जैसे कि अपने अरुणा राजे हैं, लाजमी जी हैं,
काफी स्त्री निर्देशिकाओं का है, संगीत निर्देशिका की भी बात की है, और उसके साथ हमारी लता मंगेशकर जी की भी बात है। उनकी तो बहुत बड़ी भूमिका है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से उन्होंने सुरों में पिरोया हुआ है, वो तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को आप कह सकते हैं, पूरे फिल्म उद्योग को उन्होंने किया। बिल्कुल बिल्कुल। आपके अनुसंधान के बारे में ही एक बात और हम जानना चाहते हैं कि फिल्मों पर हमारी बात हुई, फिल्म आपके अनुसंधान का विषय था। भावी जो फिल्में हैं, आने वाली जो फिल्में हैं, उनके पटकथाओं को लेकर, क्योंकि मुझे ये महसूस हो रहा है कि वर्तमान की जो फिल्में हैं उनकी पटकथाएं हैं, संवाद हैं, या जो परिवेश है उसको लेकर जो भावी फिल्में जो है उनकी क्या संभावनाएं बन सकती है, आपके क्या विचार है इसमें? थोड़ा हम जानना चाहते हैं, सभी हमारे श्रोता दर्शक जो है। नहीं, हालांकि फिल्मों के बारे में, पटकथा वगैरह बारे में अपनी विशेषज्ञता तो है नहीं इस मामले में, बट मैं इतना ही कहूंगी कि फिल्मों का स्वरूप बदल रहा है कुल मिला के। जो भूमिकाएं अभी थी, अब तक थी, वो हमारी संस्कृति को लेकर ज्यादा चलती थी जी। लेकिन अभी हालात ऐसे कुछ अलग हो रहे हैं कि पाश्चात्य संस्कृति का हमारे फिल्मों पे कुछ ज्यादा गहरा असर होते जा रहा है। साथ में जो हमारा तकनीकी ज्ञान है फिल्मों को लेकर या फिल्मों के संबंध में, तो वो कुछ ज्यादा ही सर चढ़कर बोलने लगा है कुल मिलाकर। तो इन दोनों चीजों को एक साथ करते हुए यदि हम देखेंगे तो थोड़ी सी फिल्में हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों से थोड़ी सी दूर जा रही है। बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ कहना यानी उस क्षेत्र का कोई हमें इतनी महारत हासिल नहीं है, लेकिन फिर भी अनुवाद के संदर्भ में कुछ बात आपसे करना चाहता हूं मैं। अनुवाद दो भाषाओं के बीच संवाद है, और अनुवाद के क्षेत्र में आपने बहुत कार्य किया है। सरकारी अनुवाद के क्षेत्र में किया है, कार्यालयीन अनुवाद जिसे हम कहते हैं, साहित्यिक अनुवाद के क्षेत्र में आपने कार्य किया है। आपने कौन कौन सी कृतियों का अनुवाद किया है, और आपकी कौन कौन सी कृतियों का कौन कौन सी भाषा में अनुवाद हुए हैं, वो हम आज चर्चा करना चाहते हैं। अनुवाद तो बहुत है, अनुवाद की अपनी अलग सी एक प्रवाह है, अनुवाद का एक अलग सा प्रवाह है, और मैं शुरू से अनुवाद कर रही हूँ, मराठी हिंदी, हिंदी मराठी और अंग्रेजी में भी जी। मुझे ज्यादा जो चुनौती भरा अनुवाद लगा वो साहित्यिक कृतियों का, और उसमें मैं नाम लेना चाहूंगी 72 मील का। 72 मील जो अशोक वटकर जी का जो उपन्यास भी कह सकते हैं आप, जीवनी भी कह सकते हैं, उसका जब अनुवाद मैंने करना शुरू किया तो मुझे याद है कि 6 महीने तक मैं ऐसे ही बैठी रही, सिर्फ सोचते रहे कि कौन सी भाषा का मैं इस्तेमाल करूं। अनुवाद में आप जैसे कि जानते हैं कि लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा दोनों का बहुत महत्वपूर्ण असर होता है। वहाँ केवल शब्दों का अनुवाद नहीं होता है, बिल्कुल संस्कृति का अनुवाद होता है, भावनाओं का अनुवाद होता है, व्यक्तित्वों का अनुवाद होता है। तो इस 72 मील को लेकर मेरी इतना तनाव इतना बढ़ गया था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी भाषा का इस्तेमाल करूं। यदि सीधी या खड़ी भाषा की बात करेंगे आप हिंदी का, तो वो संभव नहीं था, क्योंकि ये जो उपन्यास पूरे परिवेश में जहाँ घटता है वो सोलापुर और कोल्हापुर की बात है, और आंचलिक भाषा का ज्यादा परिणाम होता है। तो यदि मैं उस आंचलिक भाषा का अनुवाद करूं तो वो हिंदी पाठकों के ध्यान में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। यदि हिंदी सीधी भाषा में करूं तो हमारे आंचलिक परिवेश के जो लोग हैं उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तो 6 महीने इसी उधेड़-बुन में चले गए, शब्द साधना आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और एक बार मैं, आपको आश्चर्य लगेगा, एक बार ऐसे ही मैं बैठ रही थी सोचते हुए, और सामने कागज था, पेन था, और मैंने ना एक वाक्यांश का ऐसे ही अनुवाद किया जी, और मुझे मेरी अपनी भाषा मिल गई जी। मतलब आपको उस लैंग्वेज का पैरामीटर, बिल्कुल। और आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ 1 महीने में उस पूरे उपन्यास का अनुवाद मैंने कर दिया, और वो इतना, उसकी इतनी तारीफ हुई कि दस्तावेज के आप जानते हैं जी, तिवारी जी हैं, उन्होंने फोन किया मुझे कि भाई ये आपने अनुवाद किया है। मैंने बोला हाँ सर। कि क्या ऐसा क्या अनुवाद करते हैं आप? मैंने बोला क्या होगा, कुछ गलत हुआ क्या सर? अरे नहीं, बोले मैंने तो रात भर पढ़ा और सुबह आपको फोन कर रहा हूँ। इतना आपके उपन्यास ने और आपकी भाषा ने मुझे बेचैन कर दिया कि मैं सो नहीं पाया रात भर। ये बात विश्वनाथ सचदेव जी के साथ भी हुई, यही बात जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जी के साथ भी हुई, और पता नहीं उस अनुवाद ने कुछ सबको खींच लिया अपनी ओर। अभी फिलहाल उस पर एक नाटक
तैयार किया जा रहा है समानांतर इलाहाबाद से। राकेश वेदा जी और अनिल रंजन भौमिक इस पर काम कर रहे हैं। नाट्य रूपांतर उसका पूरा हो रहा है। और उसके बाद फिर मैंने मधुलिनी जी की आत्मकथा का भी अनुवाद किया हिंदी में। फिर साहित्य अकादमी के लिए भी किया एक अनुवाद, भारतीय ज्ञानपीठ के लिए भी किया। और बाकी तो एक नेदरलैंड डायरी करके डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी जी के भी लोक जीवन और आप प्रवास या यात्रा वर्णन कह सकते हैं। हाँ, बहुत। और इसकी सराहना हिंदी जगत में बिल्कुल बिल्कुल और मराठी जगत में भी इसकी बिल्कुल ग्रंथाली ने उसको प्रकाशित किया है और मुझे लगता है इसको भी सम्मानित किया गया है, इस कृति को भी। पता मिस अभी तो हाँ शायद। हाँ, और आपकी कौन कौन सी कृतियों का अनुवाद हुआ है अन्य भाषाओं में भी, क्योंकि आप एक सर्जक भी हैं। अनुवादक तो हम हैं ही। मेरे काव्य संकलन का अनुवाद हुआ है जो कि कोंकणी भाषा में हुआ है जी। और स्पर्श हरवलेले मराठी में प्रकाशित इस काव्य संकलन का अनुवाद शेणिले स्पर्श करके कोंकणी में हुआ है और जिसका अनुवाद दिलीप बोरकार जी ने किया है। ये दिलीप बोरकार जी खुद साहित्य अकादमी अवार्डी है और बहुत ही बेहतर अनुवाद उन्होंने किया है कोंकणी का। एक का अनुवाद अभी तेलुगु में हो रहा है और एक का बंगाली में चल रहा है। हिंदी में 2 का अनुवाद हुआ है। तो मैं अपनी कृतियों का अनुवाद नहीं करती। नहीं, वो तो संभव ही नहीं है क्योंकि हम उसको मूल सर्जक हैं, हम हाँ, तो हम वो नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि अनुवाद जो है वो 2 भाषाओं के बीच का एक संवाद सेतु है। वो सेतु है, 2 भाषाओं को जोड़ता है। 2 भाषाओं को जोड़ता है, संस्कृतियों को जोड़ता है, परिवेश को जोड़ता है, लोगों को जोड़ता है, लोगों को भी जोड़ता है। बिल्कुल। तो इसीलिए हमारे भारतीय साहित्य की विश्व जगत में एक नई पहचान बिल्कुल है अनुवाद की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अनुवाद और होना चाहिए, ये मेरा मानना है। जी जी। और हम उस परिवेश से जुड़ने चाहिए। बिल्कुल। एक बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था तब वहाँ पर श्रीरंग संगोराम जी, आपने नाम बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, संगीत समीक्षक भी थे, बहुत अच्छे अनुवादक भी थे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि हमें एक अच्छा अनुवादक बनने के लिए और साहित्यिक कृतियों का अनुवाद करने के लिए भारत के अलग अलग प्रांतों में जाकर रहना चाहिए। बिल्कुल। और वहाँ की संस्कृति को हमने समझना चाहिए, जानना चाहिए, जानना समझना। मुझे और एक बात याद आ रही है मेरे विश्वविद्यालय के जीवन से जुड़ी हुई। कारपोरेट पत्रकारिता एक हमारा विषय था, तो उसमें आपका जिक्र हुआ था। आप एक कुशल संपादक हैं और मैं तब से आपसे मिलना चाह रहा था और आज वो सौभाग्य से आज वो दिन आया है, वो क्षण आया है कि आप कारपोरेट पत्रिकाओं का संपादन करते समय आपने लोक जीवन और लोक संस्कृति को प्रमुख विषय बनाया है। बिल्कुल। खासकर कारपोरेट पत्रिकाओं में वहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ है। और उस समय से लेकर, ये बात है 2005 की, उस समय से लेकर मैं आपके जो अंक आपने संपादन किए हुए वो मैं पढ़ता था, बहुत ध्यान से पढ़ता था। शब्दों के पास ठहर कर, शब्दों के पास जाकर उसकी मैं परख करता था, उस सर्जना की। बिल्कुल। आपने राजस्थान विशेषांक निकाले, अपने आंध्र प्रदेश के विशेषांक बहुत सारे निकाले हैं। सारी सामग्री हमें एक ही जगह पर पढ़ने को मिलती थी। तो इसके संपादन के पीछे की मूल भावना क्या रही है और आपके उसमें क्या विचार रहेगी? रतन जी, वैसे तो हम लोग साहित्यिक है ना, पहले जी हम लोग साहित्यिक है, तो साहित्यिक जो अभिरुचि है और दृष्टि है, नजरिया है, वो हमारे पास होता ही है। बिल्कुल। मुझे बहुत खुशी होती है कि हमने साहित्य जागर करके दिवाली अंक मराठी का 2 बार तकरीबन 25 साल तक चलाया, मैं और मेरे पति ने। मैं वहाँ सहायक संपादक रही हूँ। साहित्यिक पत्रिकाओं का जो संपादन है उसका अनुभव था मेरे पास, बट कॉरपोरेट पत्रिकाओं का जो अनुभव होता है या वो मेरे पास नहीं था। जब मुझे ये काम सौंपा गया, या आप कह सकते हैं कि मुझ पर लाद दिया गया कि आपको ये करना है, क्योंकि आप उसके योग्य थे पता नहीं, बट ये हम राजभाषा अधिकारी थे और ऐसे ही काम चल रहा था, तो बोले नहीं आपको ये करना है। और हमारे पास, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास पहले अंग्रेजी हिस्सा आया पत्रिका के संपादन का, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि भाई आप तो राजभाषा अधिकारी हैं, तो आपको हिंदी भी लेना चाहिए, तो हिंदी भी हमारे पास आ गया। तो दोनों पत्रिकाएं फिर धीरे धीरे, जो दूसरी पत्रिका भी है वो भी हमारे पास आ गई।
सच में कहूँ तो कॉरपोरेट पत्रिका जो है ना, उसका एक अपना अहम महत्व है उस संस्थान में, क्योंकि वो आपके संस्थान की छवि भी होती है, वो आपकी ब्रांड एम्बेसडर भी होती है, वो आपको अन्य चीजों में भी लेके जाती है और आपके संस्था को उस दौरान सबके सामने प्रस्तुत करती है। तो जब ये मेरे पास आई तो मैंने सोचा कि ये जो कुछ रवैया है पत्रिकाओं के प्रकाशन का, एक रिचुअल बन जाता है कि भाई करना है करके करना है, इससे हम तोड़ देंगे। और शुरुआत मैंने 2000 से की। भूकंप, भूज का भूकंप हुआ था और वो मेरा पहला इशू था, पहला अंक था जिसे मुझे प्रकाशित करना था। और इसके लिए मैंने भूज की यात्रा की। पूरा गांव जो जमीन के अंदर गड़ गया था, 2 दिन 3 दिन तक मैं सो नहीं पाई थी उसको देख के। लेकिन फिर वो एक आदत बन गई, ऐसा लगने लगा कि हमें बेहतर प्रस्तुत करना है, हमें अच्छा देना है, चीज़ों को लोगों के उपयोग के लिए देना है। तो फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। मेरे प्रबंधन ने भी मुझे अच्छा सपोर्ट दिया, समर्थन दिया, कहा कि जो अनछुए प्रदेश है उनको आप छू लीजिए। फिर हमने छत्तीसगढ़ किया, झारखंड किया, बिहार किया, वाराणसी किया, सिक्किम किया, असम किया। कोई ऐसा प्रदेश नहीं छोड़ा जिसको हमने छुआ नहीं, जिसको हमने कवर नहीं किया। और फिर दूसरी भी पत्रिका आई, उसको भी हमने, साहित्यिक पत्रिका आई, उसका भी संपादन किया। दीपशिखा करके एक अंधों के लिए पत्रिका चलती है, उसका भी मैंने 6 महीने के लिए उसका भी संपादन किया था। लेकिन ये सामाजिक नजरिए से, उसमें कोई ये नहीं था, बिल्कुल सामाजिक तौर पे। आपकी कविताओं को मैंने कई मंचों से अलग अलग कवियों द्वारा सुनी है और मैं भी आपकी कविताओं को पढ़ता हूँ। आज सौभाग्य का क्षण है कि आपकी कविताओं को हम आपके आवाज में सुनना चाहते हैं। आपकी मराठी की कविताएं और हिंदी की कविताएं, दोनों कविताएं। हमारे यहाँ पर हिंदी भी श्रोता है, यहाँ पर मराठी भी श्रोता है हमारे, वो भी आपको सुनना चाहते हैं। अनेक वर्षांनी आपण भेटलो, अनेक वर्षांनी आपण भेटलो, किती काळ लोटला, तुम्ही तसेच लहानखुरी चण, डोळ्यातील मायाळूपणा, स्वरातील ओलावा, तोही तसाच, पण जरा जास्तच भिजलेला। आयुष्यानं बरंच काही सांगितलेलं, वदवून घेतलेलं, जगण्यानं बरंच काही शिकवलेलं, भाग पाडलेलं, हातात घेतलेला हातही ओलसर, हातात घेतलेला हातही ओलसर। तुला भेटलो लेकी बरं वाटलं, तुला भेटलो लेकी बरं वाटलं, आणि भर दुपारी बालपण सरसरत गेलं। कंदिलाच्या उजेडात दाखवलेली वाट, कंदिलाच्या उजेडात दाखवलेली वाट, दिलेला दिलासा, मी इथं उभाय घाबरू नकोस, मी इथं उभाय घाबरू नकोस। मग सगळा अंधार मित्र होऊन जायचा, सगळा अंधार मित्र होऊन जायचा, सावल्या गायब व्हायच्या, अंगणात ओटीवर कहाण्या रंगायच्या, गप्पा व्हायच्या। सकाळी शाळेत जाताना तुमचं बोट पकडून, सकाळी शाळेत जाताना तुमचं बोट पकडून शेतावर रस्ता पार व्हायचा, शाळा लगेच जवळ यायची। किती काळ लोटला, आता तुमचं बोट माझ्या हातात आणि गेटपर्यंत जाताना तुमचा भिजलेला स्वर, आता तुमचं बोट माझ्या हातात आणि गेटपर्यंत जाताना तुमचा भिजलेला स्वर, तळवाही पाझरू लागलेला, तळवाही पाझरू लागलेला। भेटू लवकरच, भेटू लवकरच, वळताना ही खात्री की दिलासा, वळताना ही खात्री की दिलासा। एक लहानखुरी चण, एक लहानखुरी चण थकल्या पावलांना ओढत होती, पाठमोरी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंदी की कोई कविता आप, और आपने हिंदी में छंदों में भी कविताएं लिखी है, मुक्त छंद में भी कविताएं आपने लिखी है। मुक्त छंद मेरा ज्यादा पसंदीदा है, क्योंकि शब्दों को और भावनाओं को साथ लेकर वो चलता है, ये मेरा मानना है। मुक्त छंद में काफी कुछ, जिसे हम कहते हैं कि विज्ञान की बात होती है,
लय ताल की बात होती है, तो इसलिए वहाँ थोड़ा सा हम थोड़ा सा पीछे हटते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ताल आता ही नहीं है या लय में हम बांध नहीं सकते शब्दों को, वो तो स्वाभाविक रूप से हाँ, होता है। बट कहते हैं ना कि थोड़ा सा रुक जाओ, अपनी भावनाओं को, शब्दों को ज्यादा अहमियत दो। तो उन्हीं बात को लेकर मैं चलती हूँ और मुक्त छंद में मुझे लगता है कि मैं ज्यादा सही तरीके से व्यक्त होती हूँ, अभिव्यक्त होती हूँ। इसीलिए हमने कहा कि आपकी कविताओं का एक अलग प्रदेश है, आपकी कविताओं धन्यवाद। की एक अलग जमीन है और उसका एक हृदय स्थान है। धन्यवाद सर। तासीर की एक कविता है, थोड़ा सा मैं कहूँगी मुक्त छंद में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अपना एक लय, अपनी एक ताल लेकर वो चलती है। लयबद्धता है। यस यस। लफ्ज़ पर बातें कविता का शीर्षक है। हर रिश्ते की पाकीज़गी खोने लगे हैं लोग, हर रिश्ते की पाकीज़गी खोने लगे हैं लोग, अपने होकर भी बेगाने होने लगे हैं लोग। क्या बात है। तब होती थी पुरानी चीजों की अदल बदल, तब होती थी पुरानी चीजों की अदल बदल, अब स्त्री नए कपड़ों पर करने लगे हैं लोग, अब स्त्री नए कपड़ों पर करने लगे हैं लोग। किसको कहूं मैं दोस्त और समझूं किसे दुश्मन, किसको कहूं मैं दोस्त और समझूं किसे दुश्मन, पीछे से वार पीठ पर करने लगे हैं लोग, पीछे से वार पीठ पर करने लगे हैं लोग। बढ़िया। याराने को हमने कभी सौदा नहीं समझा, याराने को कभी हमने सौदा नहीं समझा, अब यारी के बाजार सजाने लगे हैं लोग, अब यारी के बाजार सजाने लगे हैं लोग। ओहदे अलग अलग थे मगर एक था आंगन, ओहदे अलग अलग थे मगर एक था आंगन, अब आंगन में दीवार खड़ी करने लगे हैं लोग, क्या बात। अब आंगन में दीवार खड़ी करने लगे हैं क्या लोग। बात है। आपकी इस कविता से मुझे हनुमंत नायडू जी की याद आई। एक छोटी सी उनकी गजल का एक शेर मैं आपके साथ यस, शेयर बिल्कुल। करना चाहूंगा। कुछ लोग जमाने को नजर बेच रहे हैं, कुछ लोग जमाने को नजर बेच रहे हैं, अफवाहों को कुछ कह के खबर बेच रहे हैं, सागर का बुरा हाल है, मल्लाहों के बेटे गिन गिन के बाजार में लहर बेच रहे हैं। सपनों को नया रंग दे बार बार, सपनों को नया रंग दे बार बार, अंधों को उजाले का शहर बेच रहे हैं। क्या बात है, अंधों को उजाले का शहर बेच रहे हैं। वेरी गुड। बीमार को अब दुआओं पे छोड़िए जनाब, बीमार को अब दुआओं पे छोड़िए, दवाओं में कुछ लोग जहर बेच रहे हैं। क्या बात है, दवाओं में जहर बेच रहे हैं लोग। सुलभा जी, बहुत आनंद आ रहा है आपसे चर्चा करते समय। और मैं आपकी जो बहुत ही चर्चित कृति है शिव और शिवालय, जो कि शैव दर्शन पर आधारित है, और मैंने सुना है कि इस की जो सर्जना की जो यात्रा है, इसके लिए आपने काफी अनुसंधान भी किए हैं और काफी आपकी लगन भी है, इसके पीछे परिश्रम भी है। और मुझे ये भी बात पता चली है कि आप हमारे अखाड़ों में भी गए। हाँ बिल्कुल। क्योंकि मैं महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़ा हूँ, मैं भी चेला हूँ। तो मैं ये शिवा और शिवालय जो मेरे सामने अभी किताब रखी हुई है, मैं हमारे श्रोताओं को भी, दर्शकों को भी दिखाना चाहता हूँ। ये शिव और शिवालय आपकी बहुचर्चित कृति है और अभी प्रकाशित होनी है। हाँ, शायद अभी प्रकाशनाधीन है। इस कृति के बारे में आप हमें सबको, हम सबको अवगत कराएं। ये आप, ये जो कृति है ना, ये मेरे दिल के करीब है। हालांकि आप कहेंगे कि अनुसंधान की बात है, हाँ अनुसंधान की बात है। संस्कृति मंत्रालय की ओर से एक टैगोर फेलोशिप दी जाती है, परियोजना। हाँ, बहुत परियोजना चल रही थी। तो मेरे एक कलीग थे, उन्होंने कहा कि मैडम आप क्यों नहीं इसके लिए आवेदन करती हो। मैंने बोला यार वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, कौन हमें पूछेगा, हम तो कभी इन मामलों में उलझते नहीं हैं। लेकिन उन्होंने बोला नहीं आपको करना है। आप यकीन नहीं करोगे, रात में मैं बैठी, लास्ट डे था, अंतिम तारीख थी कल सबमिट करने की। रात में बैठी मैं, ये विषय मैं बहुत आस्तिक नहीं हूँ और बहुत नास्तिक भी नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं रात में मैं बैठी, इसके पूरे जो सिनॉप्सिस होते हैं वो सब तैयार हो गए। सुबह तक मेरे सब तैयार हो गए सिनॉप्सिस। सुबह मैंने ये प्रस्तुत कर दी टैगोर फेलोशिप के लिए, ये अपने एशियाटिक सोसाइटी में। और 2 महीने के बाद मुझे पता आया कि आपको फेलोशिप दी जा रही है, आपका चयन हुआ है इसका। बहुत, और मैं समझती हूँ कि मेरे लिए ये शॉक सिस्टम जैसा था सब, क्योंकि कितनी खुशी की बात हुई। हाँ, विषय बहुत ही अलग था। मैंने पता नहीं, जैसे किसी को सपना आता है और कोई कुछ करता है, उस तरह से मैंने वो सिनॉप्सिस दे दिए थे। चयन हो गया
और मुझे 2 साल का समय दिया गया था इसके लिए, अनुसंधान के लिए। मेरे इस बारे में मैंने कुछ ज़्यादा सोचा भी नहीं था, बट चीज़ें धीरे धीरे अपने आप चलने लगी। शिव और शिवालय ज्ञात से अज्ञात तक, लोग अज्ञात से ज्ञात तक आते हैं, मैं ज्ञात से अज्ञात तक जा रही थी। और आप यकीन नहीं करोगे, दो साल हो गए, बीच में काफ़ी कुछ तकलीफें भी आई। कोरोना आया था तो उसमें तो हम बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन कोरोना के समय में ही मैंने इसका पूरा फायदा उठाया। गाड़ी करके हम घूम के आए जहाँ जहाँ जाना था, कर्नाटक से महाराष्ट्र से लेकर सब जगह। अखाड़ों में भी मैंने जाके त्र्यंबक में गई थी मैं अखाड़ों में, फिर हरिद्वार में भी एक बार जाके आई मैं, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से उज्जैन के एक अखाड़े में मैं गई थी। तो काफ़ी ये रहा। और त्र्यंबक के अखाड़े में तो हम जाके वहाँ खाना वाना खा के आए, पूरा बैठ के चर्चा विमर्श किया। वहाँ तो हमारा जो गुरु गोरखनाथ बाबा का दलीचा है, हाँ, सबसे बड़ा अखाड़ा है वो। हालांकि मैंने इससे संबंधित एक विषय पे पहले भी काम किया था, कुंभ मेले के ऊपर, तो उसके काफ़ी मदद मिली मुझे और एक काफ़ी चीज़ें चलते गई। और थोड़ा सा मैंने 6 महीने का थोड़ा सा और उनसे मैंने समय ले लिया और 2.5 साल में ये मेरी पूरी बात उनके सामने प्रस्तुत की गई। इसमें एक बात ऐसे हो गई कि टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट हेड मेरे यहाँ कुछ काम के लिए आए थे। उन्होंने वो जो मेरे टेबल पे जो पड़ी थी बात उन्होंने देखी और उन्होंने थोड़े से पृष्ठ पलट लिया ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा, मैडम ये क्या है? तो मैंने कहा उनका संस्कृति मंत्रालय का ये प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट है। तो बोले इसका ना थोड़ा प्रस्ताव ना आप मुझे पढ़ने के लिए दे दीजिए। तो मैंने उसका प्रिंट आउट ले लिया, उनको पढ़ने के लिए दे दिया। 3 दिन में उनका फ़ोन आया कि हम इसके टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की ओर से इसको प्रकाशित करना चाहते हैं। शायद ये अंग्रेजी में भी आ रही है किताब? हाँ, अंग्रेजी में भी आ रही है। तो मैंने बोला सर ये तो हो नहीं सकता क्योंकि मंत्रालय की बात है, हमने उनसे अनुमति भी नहीं ली है। बोले कुछ नहीं, आप ईमेल डाल दीजिए, आपको अनुमति शायद मिलनी चाहिए, क्यों कोई हर्ज नहीं है। और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने ईमेल डाल दिया, 4 दिन में मुझे जवाब आ गया कि आप इसे प्रकाशित कर सकते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से ये प्रकाशित हो रही है, हिंदी में अभी फरवरी में प्रकाशित होगी और इसका अंग्रेजी जो अनुवाद है वो दिल्ली से हो रहा है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उसमें अप टू माई सेटिस्फैक्शन नहीं है शायद, तो मैं थोड़ा सा उसमें थोड़ा और उनको काम करवा रही हूँ, क्योंकि आप सर्जन के नजरिए से देखते हैं। हाँ, क्योंकि हम मूल लेखक हैं ना, तो हमें क्या चाहिए उसमें वो जानते हैं हम। तो वो मार्च में आ जाएगी, ये फरवरी में आ रही है। और मेरे ख्याल से ज्ञात से अज्ञात तक की जो यात्रा है शिव और शिवालयों की, इसको थोड़ा सा उजागर करने की, उसको थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाने की। क्योंकि हम शिव को मानते हैं एक भगवान, एक ईश्वर के रूप में मानते हैं। हम ये भी कहते हैं कि ये आदिवासी जमात का एक इंसान था जिसने अपने काम से देवत्व को प्राप्त कर लिया, ये भी कहते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या विज्ञान है और इसके पीछे शिवालयों के निर्माण के पीछे भी क्या विज्ञान है, जो सालों पहले, सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने हमारे सामने रखा है, लेकिन आज भी उसकी तह तक हम नहीं पहुंचे हैं। और यही थोड़ा सा लोगों को क्या कह सकते, पहल करने की ओर या अनुसंधान करने की ओर प्रेरित करने वाला ये काम है, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि ये लिखना भी मैं कहती हूँ शिव की ही कृपा है और वो लोगों तक पहुँचना भी उसकी ही बात होगी। शिव त्रिमूर्ति है, सृजन, पालन और अंत है। आपकी अंतस चेतना जागृत हुई और ये विशाल कार्य पूरा हुआ, ऐसे मुझे लगता है। विशाल तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं कहूँगी कि शुरुआत हुई है। बहुत अच्छी बात है सुलभा जी। हम जानना चाहते हैं कि हमारे जो साहित्य के छात्र हैं और जो नवलेखक है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देने जितनी तो बड़ी नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि आपकी अंतःप्रेरणा को आप हरदम जागृत रखिए, आँख कान दोनों खुले रखिए, संवेदनशीलता को बरकरार रखिए और जो अनुभव आपके होंगे वो सिर्फ आपके होते हैं, उनको तवज्जो दीजिए। सिर्फ मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक ही सब कुछ नहीं होता, उसके अलावा भी दुनिया बहुत है, बहुत दूर तक फैली हुई है। और उस दुनिया में जब हम चलने लगेंगे, जब आँख कान खोल के अनुभव करने लगेंगे, तो जो कुछ सामने आता है वो बिल्कुल इन सब आभासी दुनिया से भी अलग होता है, वास्तव होता है और आपको बहुत, आपके विकास को, आपके व्यक्तित्व विकास को बहुत कुछ दे जाता है। आप एक इंसान के रूप में बहुत अच्छी तरह से पल बढ़ सकते हो
और आगे जा सकते हो, इतना ही मेरा कहना है। और लेखन में मैं यही कहूँगी कि अपनी आंतरिक ऊर्जा को, उर्मी को, अपनी आंतरिक प्रेरणा को जागरूक रखिए। बस पढ़ते रहिए, बहुत पढ़ते रहिए, अनुभव करते रहिए, सब कुछ ठीक हो जाता है, अच्छा निकलता है जो भी आता है वो। सुलभा जी, आपसे हमारी चर्चा हुई और कुछ बातें मुझे याद आई। लोग कहते हैं बचेंगे तो फिर मिलेंगे, लोग कहते हैं बचेंगे तो फिर मिलेंगे, लेकिन हम कहते हैं आप मिलेंगे तो हम बचेंगे, लेकिन हम कहते हैं आप मिलेंगे तो हम बचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय दिया और इस साहित्य परिचर्चा में हमारे सभी श्रोताओं को, दर्शकों को आपने मार्गदर्शन किया। मैं हमारे सभी टीम की तरफ से, हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से, हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपका फिर एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रतन जी। मैं कहूँगी कि आप लोगों ने मुझे सुना, यहाँ तक आपने मुझे प्रस्तुत किया, ये सबसे बड़ी बात है। हम इतने बड़े लेखक तो नहीं हैं, पर खुद को अभिव्यक्त करना जानते हैं और चाहते भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। हम आपकी पूरी टीम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं और श्रोताएं उनसे कहेंगे यही प्यार अपनापन बनाए रखिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक वर्षांनी आपण भेटलो, अनेक वर्षांनी आपण भेटलो, किती काळ लोटला, तुम्ही तसेच लहानखुरी चण, डोळ्यातील मायाळूपणा, स्वरातील ओलावा तोही तसाच, पण जरा जास्तच भिजलेला। आयुष्यानं बरंच काही सांगितलेलं, वधवून घेतलेलं, जगण्यानं बरंच काही शिकवलेलं, भाग पाडलेलं, हातात घेतलेला हातही ओलसर, हातात घेतलेला हातही ओलसर। तुला भेटलो लेकी बरं वाटलं, तुला भेटलो लेकी बरं वाटलं, अन भर दुपारी बालपण सरसरत गेलं। कंदिलाच्या उजेडात दाखवलेली वाट, कंदिलाच्या उजेडात दाखवलेली वाट, दिलेला दिलासा, मी इथं उभाय घाबरू नकोस, मी इथं उभाय घाबरू नकोस। मग सगळा अंधार मित्र होऊन जायचा, सगळा अंधार मित्र होऊन जायचा, सावल्या गायब व्हायच्या, अंगणात ओटीवर कहाण्या रंगायच्या, गप्पा व्हायच्या। सकाळी शाळेत जाताना तुमचं बोट पकडून, सकाळी शाळेत जाताना तुमचं बोट पकडून शेतावर रस्ता पार व्हायचा, शाळा लगेच जवळ यायची। किती काळ लोटला, आता तुमचं बोट माझ्या हातात आणि गेटपर्यंत जाताना तुमचा भिजलेला स्वर, आता तुमचं बोट माझ्या हातात आणि गेटपर्यंत जाताना तुमचा भिजलेला स्वर, तळवाही पाझरू लागलेला, तळवाही पाझरू लागलेला। भेटू लवकरच, भेटू लवकरच, वळताना ही खात्री की दिलासा, वळताना खात्री की दिलासा। एक लहानखुरी चण, एक लहानखुरी चण थकल्या पावलांना ओढत होती पाठमोरी,